हेलो स्टूडेंट। कल की क्लास को बिना एंडिंग की हुई एकदम से बंद हो गई थी क्योंकि हमारे यहाँ क्या था, मौसम खराब था थोड़ा, तो एकदम से लाइट चली गई तो उसका बिना एंडिंग किए हुए क्या हो गई थी, एंड हो गई थी। अपना नाइट्रोजन बैच चल रहा है। आज की क्लास 3 है भाई। क्या है? 3 है। कल जो अपना पर्सन था वो अधूरा ही रह गया था, तो कुछ मोटिवेशन लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास को। कुछ के बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न को। दोबारा से देखते हैं। ये प्रश्न था अपन को डी का दे रखा है, ए और बी और सी का पूछा है। मैंने कहा था जिसका दे रखा है और जिसका पूछा उन दोनों को बराबर कर दो बस। ठीक है। पहले किस में लिखोगे इसको? रसमकरमिति के रूप में। उसके बाद अपन को कैलकुलेशन करनी है, गुणा में उसको भाग में वो गुणा में। तो रसमकरमिति के रूप में कैसे लिखोगे इसको? कल का बताया हुआ मैं सीधा कर रहा हूं। माइनस 1/3 डी ए अपॉन डी टी। ठीक है भाई। इसको क्या लिखोगे? -1/4 डी बी अपॉन डी टी। इसको क्या लिखोगे? 1/2 डी सी अपॉन डी टी। ठीक है। फिर 1/2 डी सी अपॉन डी टी। कुल मिला के इस रूप में लिखोगे आप। ठीक। अब मैंने कहा था भाई किसका दे रखा है? डी का। अब ए के बदले ए की वेक्टर किधर, बी की वेक्टर किधर और सी के बदले किधर पूछा है। मैं सीधा निकाल रहा हूँ। अब थोड़ी में बारी बार से लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ए का निकालते हैं अपन। 1/डी अपॉन डी टी है बराबर क्या अपना डी। डी का क्या? 1/2 तो ऑलरेडी है उसमें, सॉरी 1/4 है। 4 है तो यहाँ 4 1/3 1/4 1/2 1/4 सही। और गुणा में कितना हमारा अपना 12 गुणा 10 की पावर माइनस में 9। तो अगर डी अपॉन डी टी निकाले था तो क्या हो जाएगा भाई? ये इधर भाग में, इधर आधे गुणा में 3 गुणा 1/4 गुणा 10 की पावर 12 10 की पावर माइनस में 9। 4 कम 4 4 तिया 12 और 3 तिया 9। तो कुल मिला के इसका मान क्या आएगा? 9 गुणा 10 की पावर माइनस में 9 मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ठीक है भाई। इसी तरह बी का निकालते हैं। ठीक। अब डी के बराबर किसको करना है? बी को। बी का निकाला अपन क्या लिखा? 1/4 डी बी अपॉन डी टी। डी बी अपॉन डी टी 4 इधर भाग में आते किस में होगा? गुणा में। 4 गुणा 1/4 गुणा 12 गुणा 10 की पावर माइनस में 9। 4 से 4 कैंसिल, यही मान आ गया अपना 12 गुणा 10 की पावर माइनस में 9 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इस पर ज्यादा थोड़ी हुई। ठीक। नेक्स्ट सी देख लेते हैं। आपके बाद देख लिया। चलो सी को बराबर करते हैं। सी का निकालना अपन को तो 1/2 डी सी अपॉन डी टी है अपना। तो डी सी अपॉन डी टी क्या हो गया? बराबर 2 भाग में जाते गुणा में 2 गुणा 1/4 गुणा 12 गुणा 10 की पावर माइनस में 9। 2 दूना 4 2 एकम 2 2 छिके 12। अरे मैं 2 दूना 4 और 2 एकम 2 2 2 छिके 12। 6 गुणा 10 की पावर माइनस में 9 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये जाएगा इसका आंसर। देख सकते हो। अब एक लाइन छोड़ के लिखो, एक प्रश्न और लिखो, उसको रसमीकरण के रूप में लिखकर बताओ मुझे। सॉल्यूशन है अपना
ए प्लस बी से सी और डी बन रहा है, तो केवल बस वही दर्शा कर दिखाना है, 1/m1 1/m2 1/n1 1/n2। इसको रसमकर मिति के रूप में कैसे लिखोगे, एक बार ट्राई करो, वीडियो को बंद कर। अब देखो इसको कैसे लिखो, मैंने कहा था रसमकर मिति के रूप में लिखने के लिए क्या करोगे आप, 1/m ले जाओगे, तो इसको क्या लिखोगे आप, माइनस का चिन्ह तो है, वो तो अभी डायरेक्ट के आता है, आपको पता है। इसको कैसे लिखोगे, 1/m1। अब तीसरी संख्या क्या आ जाएगी ऊपर, ठीक, d/dt, ठीक है, बराबर में इसको कैसे लिखते हैं, 1/m2 dv/dt, माइनस का चिन्ह लगता है ये, फिर 1/n1 dc/dt बराबर 1/n2 dt। कुल मिला यहाँ तक आ गया। अब 1 2 3 तीन संख्या क्या आ जाती है ऊपर, तो बटे वाले को इस तरह करना है, ठीक है भाई। अब क्या हो जाएगा, m1 d/dt बराबर m2 हो गया dv/dt, और ये क्या हो गया n1 dc/dt, और ये क्या हो गया n2 dd/dt। या आप नेगेटिव लगा सकते हो भैया विकार के लिए, और ये क्या होगा इसका आंसर। कुल मिलाकर पहले वाला तो अपने सीधा सीधा किया था, m1 m2 m2 को सी, अगर इस बटे में हो तो वो कैसे जाएगा भाई, 1 के बटे में जाओ तो तीसरी संख्या क्या जाएगी ऊपर, ठीक है। अब नेगेटिव लगाओ, एक लाइन छोड़ के, रेट लो वेग नियम, रेट लो वेग नियम, रेट लो वेग नियम, ठीक है भाई। और यहां लगाने का इसके राजस्थान बोर्ड RB, ठीक है। अब पेन को भी बंद कर दो, देखो सामने रेट लो क्या है, इसके अनुसार देखो, इसके अनुसार देखो, इस नियम के अनुसार जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारक है। अभिकारक जानते हो, जैसे कोई भी रिएक्शन है A + B और C और D, तो ये तो क्या है अभिकारक है, वो क्या उत्पन्न, तो इस नियम के अनुसार जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारक के मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के क्या होता है समानुपाती होता है। जब मैं बोल रहा हूँ वही लिखा हूँ। इसके अनुसार, इस नियम के अनुसार जो अभिक्रिया का वेग है अभिकारक के मोलर सांद्रताओं के आपस में जो गुणा में है, गुणनफल के क्या होता है समानुपाती। किसी भी संख्या को मैं, जैसे मैंने x को ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो ब्रैकेट किसको दर्शाया, x की सांद्रता को, a को ब्रैकेट में बन गया तो a की सांद्रता, b के ब्रैकेट में बन गया तो b की सांद्रता। तो इस नियम के अनुसार जो अभिक्रिया का वेग है अभिकारक a और b आ गया, अभिकारक की सांद्रताओं, मोलर सांद्रताओं के गुणनफल, आपस में गुणनफल है कि क्या होता है समानुपाती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर एक्स वाई क्या है, तो एक्स वाई को बाद में देखिए, एक बार याद रख देखो, ठीक। तो ये तो क्या होगा अपना वेग नियम के अनुसार। तो इससे अब लिखा कैसे, आपको पहले इसकी परिभाषा लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं, उसके बाद इसको नीचे करें कंप्लीट, ठीक है। लिखो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग, इस नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के मोलर सांद्रताओं के, अभिकारकों के मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, वेग नियम कहलाता है, वेग नियम कहलाता है, ठीक। अब यही पेन को बंद करो, जहां से पेन को बंद किया वहां से यहां से स्टार्ट करना है उसके बाद। लेकिन अब देखो, अब अपने पास क्या है समानुपाती का चिन्ह है, इसको समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाते क्या होता है भाई, एक स्ट्रैंग आ जाता है, ठीक। तो R बराबर क्या आ गया, यहाँ स्ट्रैंग आ गया, आगे चल रहा A X B और Y, ठीक। तो ये क्या आ गया अपने पास वेग नियम। अगर क्वेश्चन आया आपके बोर्ड एग्जाम की, रेट लो
वेग नियम क्या है, तो जो मैंने लिखवाया वो, उसके नीचे ये हाथ तक लिख दिया हो गया। ठीक है, तो उसके नीचे लिखो, ये हाथ से स्टार्ट करो। ठीक, समान बात बच्चों को उठाना, ये क्या आ गया, वेग स्थिरांक आ गया, एक स्थिरांक आ गया अपने पास। ठीक, वेग स्थिरांक, ये क्या अपना रेट। ठीक है भाई, अब इसको एक्स वाई को देख लेते किसी क्वेश्चन में आराम से। एक्स वाई क्या है, जैसे अपने पास कोई रिएक्शन है N2 + 3S2 और 2NH3। ठीक है, इसको अगर वेग नियम के अनुसार इसको लिखते हैं अपन, तो आर 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 को रेट को लिख सकते हैं। इसको मैंने कल बताया था सांद्रता में परिवर्तन है, तो इसकी जगह मैं dx/dt भी कर सकता हूँ, dx/dt। x भी क्या है, सांद्रता में परिवर्तन है। ठीक है, या आप आर लिख दो बराबर। ठीक, अभी क्या आया था अपने पास, वेग स्थान। अब क्या है, को भी सांद्रता, तो क्या लिखा होगा, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दो, उसकी सांद्रता को दर्शाएगा N2 और क्या हो गया S2। अब जो गुणांक है, अब इसके आगे कुछ नहीं, एक है तो एक ऊपर लगा दिया। ठीक, इसके आगे 3 है तो वो आगे 3, तो अब पता चल गया x और y क्या है। तो ये तो क्या था, अपना वेग नियम था। यहां तक लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो, बाकी वहां तक लिखे तो कोई बात नहीं। अब नई हेडिंग लगाओ, एक लाइन छोड़ के नई हेडिंग में लिखना विशिष्ट अभिक्रिया का वेग या वेग स्थिरांक। विशिष्ट अभिक्रिया का वेग या वेग स्थिरांक, बोर्ड पे, और इस तरह राजस्थान बोर्ड लगाने में, राजस्थान बोर्ड में पूछा हुआ है विशिष्ट अभिक्रिया का वेग, विशिष्ट अभिक्रिया का वेग या वेग स्थिरांक। देखो, विशिष्ट अभिक्रिया का वेग या वेग स्थिरांक क्या है, राजस्थान बोर्ड लगाना है इसके ऊपर भी। पहले इसकी परिभाषा देखो, जब अभिकारक की सांद्रता, जब अभिकारक की सांद्रता का मान क्या हो जाता है, समझो पहले का मान क्या हो, 1 हो। अभिकारक की सांद्रता का मान क्या हो, 1 हो, 1 हो। उस दौरान जो अभिक्रिया का वेग होगा उसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया का वेग या वेग स्थिरांक। ठीक है, जैसे या मैं और ए और बी ले लेता हूं, आगे अपने क्या है, ए और बी है। अब मैंने कहा ए और बी की सांद्रता कितनी है, 1 है, तो इसको आगे क्या लिखोगे आप, dx/dt बराबर के, और आगे तो क्या हो गया, पूरा ओवरऑल 1 है, तो ओवरऑल क्या लिखोगे, dx/dt बराबर के। क्वेश्चन आए विशिष्ट अभिक्रिया का वेग या वेग स्थिरांक क्या है, तो उसमें पहले तो हेडिंग लगा लेते हैं आप, अब उसमें लैंग्वेज में लिखो। जब अभिकारक की सांद्रताओं का मान 1 होता है, जब अभिकारक की सांद्रताओं का मान 1 होता है, उस दौरान या उस वेग को अभिक्रिया का विशिष्ट अभिक्रिया का वेग या वेग स्थिरांक कहा जाता है। उस वेग को विशिष्ट अभिक्रिया का वेग या वेग स्थिरांक कहा जाता है। ठीक है, अब उसके नीचे एक लाइन छोड़ के यहां से स्टार्ट करो, यहां तक लिख लो, समझ रहे हो, ऊपर से नीचे तक पूरा लिख लो। रास्ता बोर्ड लगना है, मैं पूछा हूं उससे। ठीक है, लिख लिया आपने। अब इसके नीचे एक नोट लगाओ, जो भी लिखा मैटर उसके नीचे नोट लगाओ। एक नोट में इसी के बारे में नोट लगाना आपको, उसमें लिखा विशिष्ट अभिक्रिया का वेग, नोट में लिखो विशिष्ट अभिक्रिया का वेग सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। विशिष्ट अभिक्रिया का वेग सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि ताप व उत्प्रेरक पर निर्भर करता है, बल्कि ताप व उत्प्रेरक पर निर्भर करता है। ठीक, चलो अब एक लाइन छोड़ के नई नई हेडिंग लगाओ।
नहीं लगाओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। नहीं लगाए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। अब देखो इसमें क्या, पेन को बंद करो। कोई भी घातांक है, जैसे अपन वेग नियम के अनुसार लिखा था अपन dx अपॉन dt के, और यहाँ a था और यहाँ तक अपना b थी, यहाँ x थी और y थी। तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इसकी परिभाषा क्या रहती है, अभिकारकों के घातांकों का योग, अभिकारकों के घातांकों का योग क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की कोटि कहलाता है, ठीक है। अभी मत लिखना, बस लिखवा दूंगा एक बार, समझो। जैसे अपन इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाले, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाले या कोटि निकाले, तो घातांक होना इसका x और y, तो x प्लस y का योग क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। मतलब घातांक को जोड़ना कुल मिला के। राजस्थान बोर्ड में पूछा किसने, आर भी लगा लेना भाई, यहाँ पे ये लगा लेता आपने हेडिंग। अब लिखो, मैं लिखवा दूं इसकी परिभाषा, अभिकारकों के घातांकों का योग ही, अभिकारकों के घातांकों का योग ही अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है, ठीक। उसके नीचे फिर ये उदाहरण, लैंग्वेज तो लिख ली, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, ये लिख लो, मैं बुक्स में नोट कर देता हूं, ये लिखना आप, ये लिखना है। लिखिए। अब चलो एक लाइन छोड़ क्वेश्चन लगाओ, कोटि निकालो, क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। क्वेश्चन है पहला, dx अपॉन dt कुछ दिया हुआ आपको, x a और b, या मैंने 0 दे दिया है, फिर दूसरा क्वेश्चन dx अपॉन dt के 1 और 1। तीसरा प्रश्न अपना लिख लो, तब तक मैं भी लिख रहा हूँ, के a एक प्रश्न अपना dx अपॉन dt बराबर के a और b 1 माइनस a बटा 2। लिख लो एक बार फटाफट इनको सभी को साथ साथ एग्जाम्पल को लिख लिया। चलो भाई, नहीं लिखा तो वीडियो को पॉज करके लिखना। अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना अपन को, अपन को बंद कर दो भाई। ऑर्डर ऑफ, देखो भाई कुछ ही बच्चे मेरे को बोलते हैं ऑफलाइन क्लास में भी कि सर आप क्लास के अंदर सीरियस रहते हो, तो देखो भाई केमिस्ट्री भी मैथ की तरह है, तो टीचर तो क्या होता है, सीरियस हो ही जाता है। अभी देखो हिस्ट्री की क्लास तो है नहीं कि भाई युद्ध चल रहा है तो तलवारें चल रही है, खपाखप इस तरह कुछ जोड़ा गए, तो अब देखो भाई अभी एक कोटि, मैंने कहा था घातांकों का योग, तो पहले प्रश्न के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ोगे आप तो क्या हो जाएगी, प्रथम कोटि, क्या हो जाएगी, प्रथम कोटि, ठीक। 0 और 1 को जोड़ना है, इसमें इन दोनों को आपने ऐड किया तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, तो इसका आंसर क्या आ गया, द्वितीय कोटि। बोल बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, अरे राजस्थान बोर्ड में पूछता है, ठीक है। मैं बात हमको कोई आउट करना, टोटल 1 रात क्या हो गया भाई, 1.5 हो गया, ठीक। इसमें क्या होगा, आप जोड़ोगे भैया एलसीएम लिख कर लेना, ठीक। समझ में तो आ गया इसको, अरे भाई 1/2 ऐसा करोगे, एलसीएम या 2 प्लस 1 3 बटा क्या होगा 1.5। इसको कैसे करोगे, 1
बटा 1 प्लस, अब प्लस में जोड़ना तो ये दूसरी संख्या माइनस में है, उसको माइनस में चलने दो, 1/2, ठीक है, क्या आ गया 2 -1, ठीक है भाई, तो क्या हो गया 1/2 यानी हाफ। कुल मिला के इनको क्या करना है, जोड़ना आपस में। चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, एक लाइन छोड़ के, यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी कोटि की अभिक्रिया की यूनिट इकाई कैसे निकालते हैं। यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ, ये भी मोस्ट है भाई, पूछ लेता है, सॉरी पर्सन पूछ लेता है कि भाई शून्य ऑर्डर अभिक्रिया की जीरो ऑर्डर शून्य कोटि अभिक्रिया की यूनिट क्या होगी, छोटे फ्रैक्शन में आ सकता है, रिक्त स्थान में आ सकता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया की क्या होगी, कोटि क्या होगी, तो क्या है अभिक्रिया की कोटि की इकाई, अभिक्रिया की कोटि की इकाई, ठीक है भाई, अभिक्रिया की कोटि की इकाई। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, अब एन को बंद करो, बाद में लिखा दूंगा मैं, मोल प्रति लीटर और 1 - n सेकंड इनवर्स, किसी भी कोटि की अभिक्रिया की यूनिट निकाल लिया अपन को, तो ये फॉर्मूला अपन यूज में करेंगे, तो ये फॉर्मूला अपन को याद में रखना है। अब यहाँ n है, n तो n बराबर क्या रखेंगे अपन, n बराबर एक बार 0 रख के रखेंगे, एक बार 1 और एक बार 2, तो सभी की जीरो ऑर्डर की कोटि आ जाएगी अपने पास, प्रथम कोटि की आ जाएगी फर्स्ट ऑर्डर की और सेकंड ऑर्डर की, ये प्रश्न पूछता अपने वैसे तो सिलेबस में जीरो और फर्स्ट ही, आपकी सेकंड और थर्ड आपको बीएससी में जाकर मिलेगी। तो कब, जब n बराबर क्या हो 0, पेन को भी बंद रखो, n बराबर 0 तो मोल प्रति लीटर और 1 माइनस या n की जगह क्या लगो 0 और सेकंड इनवर्स, ठीक है भाई। अब एक इसमें से एक गया, एक में से 0 गया तो एक बच गया, तो एक दोनों के लिए है, दोनों के लिए है तो क्या लिखा इसको, मोल प्रति लीटर और इधर क्या चल रहा है सेकंड इनवर्स। अब लीटर को ऊपर ले जाओ तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये इकाई तो यूनिट किसकी आ गई, जीरो ऑर्डर की शून्य कोटि अभिक्रिया की इकाई है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन शून्य कोटि अभिक्रिया की इकाई, शून्य कोटि अभिक्रिया की इकाई है, ठीक है भाई। लिख लो एक बार, इतना लिख लो, कैसे। अब देखो, अब n बराबर क्या लेंगे अपन 1 लेंगे, बंद हो जाओ एक बार, n बराबर क्या लेंगे अपन 1 लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर, n बराबर अपन ने क्या लिया 1, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1, ठीक। और ये कुल मिला के ऐसा आ गया x के पावर यहाँ पे 0 आ गया भाई, एक में से गया तो 0, तो x के पावर 0 तो इसका मान क्या हो जाता है 1, ठीक है भाई। अब इसका ओवरऑल मान क्या हो गया 1, तो पीछे क्या बचा ओनली सेकंड इनवर्स, नहीं समझ में आया, देखो ये n बराबर 1 लिया पर 1 माइनस 1 यहाँ हो गया 0, इसके ऊपर क्या आ गया 0 आ गया, मैंने x की पावर 0 तो उसका मान क्या हो जाएगा 1, तो इसका मान हो गया 1 और पीछे क्या बचा सेकंड, तो इसका मात्रक केवल क्या आ गया सेकंड इनवर्स, किसका प्रथम कोटि अभिक्रिया का, फर्स्ट ऑर्डर प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया की इकाई। मोस्ट है भाई, ये पर्सन पूछते हैं, रास्ता बोर्ड लगा दिया मैंने यहाँ, ठीक है लिख लो भाई लिख लो।
फटाफट। चलो द्वितीय कोटि के निकाल देते। एन बराबर 2 लेना अपन को, क्या लेना भाई, एन बराबर 2 लेना है। बस ये फॉर्मूला जिसे यहाँ 0 1 2 रखते जाओ बस। एन बराबर 2 लिया तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। और ये क्या है, यूनिट है, क्या है, यूनिट। अब देखो यहाँ लिखा तो इस पे क्या आ गया, पीछे वाला जो पूरा ओवरऑल है इस पे क्या बच गया, मोल, एक बार देख लो सामने, मोल प्रति लीटर, और क्या आ गया -1, और क्या चल रहा है अपना सेकंड इनवर्स ऑलरेडी चल रहा। अब देखो -1 दोनों के लिए है तो क्या हो गया भाई, मोल भी क्या है माइनस में और लीटर भी क्या है माइनस में। अब लीटर को ऊपर ले जाओ तो प्लस में हो गया, तो लीटर तो गया प्लस में, और सेकंड इनवर्स ये क्या आ गया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया की यूनिट आ गई भाई। अगर नहीं दिख रहा तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, जैसे दिख रहा होगा मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये अपने पास क्या निकल गया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया की यूनिट। लिख लिया। अगर लिख लिया तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, मोलिकुलरिटी, आणविकता। चलो नेक्स्ट आपको हेडिंग लगानी है ये भी राजस्थान बोर्ड में आज पूछा हुआ भाई, कौन, मोलिकुलरिटी, मोलिकुलरिटी या अणु संख्यता, अणु संख्यता, इनको हेडिंग लगा दी, राजस्थान बोर्ड लगा दी, अब इनको भी कर दो बंद। बिल्कुल इजी सा है। देखो मैं बताता हूँ, किसी कोई भी रिएक्शन है उसमें अभिक्रिया में जो भाग लेने वाला अणुओं की संख्या उसको क्या बोलते हैं, अणु संख्यता। जैसे अपने पास है A + B और C और D बन रहा है, ठीक, या एक है या क्या है तो, या 2A + 2B रिएक्शन है C और D, या अपने पास A + 3B और ये क्या है C और D। तो देखो इसकी अनुसंख्यता क्या होगी, इनको जोड़ दो बस, 2 और 1 3, इनकी अनुसंख्यता, इसकी इस रिएक्शन की अनुसंख्यता कितनी होगी, 2 और 2 4, इसकी अनुसंख्यता में यहाँ कुछ नहीं तो इसको 1 ले लो, 3 और 1 4। मतलब मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को क्या बोलते थे, अनुसंख्यता। परिभाषा लिखो इसकी, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को उसकी अणुसंख्यता या मोलिकुलरिटी कहते हैं। और एग्जाम्पल में तीनों एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल में ये तीनों लिखो। इसका एक नाम हो रहा आणविकता, एक नाम हो रहा इसका आणविकता, अनुसंख्यता या आणविकता, ठीक है भाई। ये और लिखना है अनुसंख्यता, आणविकता या मोलिकुलरिटी, ये राजस्थान बोर्ड में पूछा क्वेश्चन है, आज भी लगा दिया हमने। उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखो, क्वेश्चन बना के लिखो, एक एलिमेंट्री या प्राथमिक, एलिमेंट्री या पोस्ट, या प्राथमिक या पोस्ट में दो एलिमेंट्री। दूसरा एलिमेंट्री व कॉम्प्लेक्स व जटिल रिएक्शन क्या है, प्रश्न क्या लिखना है, एलिमेंट्री व कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, कोष्टक में एलिमेंट्री को प्राथमिक, कॉम्प्लेक्स को जटिल अभिक्रियाएं क्या है, क्वेश्चन बना के लिखे। और इसको भी राजस्थान बोर्ड लगा लेना भैया। भाई एनसीईआरटी से प्रश्न बाहर जाता नहीं तो प्रश्न वाला बनाएगा तो इसी में बनाएगा ना, तो कहीं ना कहीं हर साल कहीं ना कहीं तो पूछता ही हो। पूछा बोला था मैं एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इन दोनों के बारे में बताना था, ठीक।
तो पहले को भी तो बंद कर दो भाई। एलिमेंट्री को मैंने क्या बोला, प्राथमिक अभिक्रिया, क्या बोला, प्राथमिक अभिक्रिया। और कॉम्प्लेक्स को क्या बोला भाई, जटिल, जटिल अभिक्रिया, क्या बोला, जटिल अभिक्रिया। तो क्वेश्चन मार्क लगा के लिख लिया आपने, प्राथमिक और जटिल अभिक्रिया क्या है, या एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है। अब लिखने का क्या है, ऐसा लिखना है आपको, ऐसे चार्ट बना के। एक तरफ तो क्या लिखोगे, एलिमेंट्री, एक बार समझ लो, बाद में लिखना एलिमेंट्री, और दूसरी तरफ क्या लिखोगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। पूरा लिखोगे आप, मैंने यहाँ छोड़ दिया, एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब पहले इसको समझो, बहुत बिल्कुल इजी सा है। जैसे एलिमेंट्री प्राथमिक रिएक्शन क्या है, जैसे मान लो ए और बी से क्या बन रहा है, सी और डी बन रहा है, या सीधा मान लो कि ए से कोई क्या बन रहा है, प्रोडक्ट डी बन रहा है, ये कोई रिएक्शन पड़ी। तो इसको एलिमेंट्री में कैसे दर्शाओगे आप, एलिमेंट्री अभिक्रिया उसको कहते हैं जो एक ही पद में संपन्न हो जाती है, जो अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न हो जाती है। मतलब ए से डी बन रहा है तो डायरेक्ट क्या बन गया, ए से डी। इस समय क्या लिखोगे, ऐसी अभिक्रियाएं जो एक ही पद में क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, उनको कहते हैं अपन एलिमेंट्री या प्राथमिक अभिक्रिया। लिखा दूंगा एक बार को। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। ये तो क्या होती है, एक ही पद में संपन्न होती है, एक ही पद में संपन्न होगी। ये अभिक्रिया क्या होगी, एक से अधिक पद में होगी। किस में होगी, एक से अधिक पदों में संपन्न होगी, एक से अधिक पदों में संपन्न होगी। जैसे मान लो ए से डी बनाना अपन को, तो ए से पहले तो बना बी डैश, बी डैश से बना बी, और बी से बना बी से बना सी डैश, और सी डैश से बना डी। कुल मिला के कितने पदों में होगी, 1 2 3 4, 4 पदों में होगी। तो जो अभिक्रिया एक से अधिक पदों में होती है वो तो कॉम्प्लेक्स या जटिल अभिक्रिया, और ऐसी अभिक्रिया जो एक ही पद में संपन्न होती है उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। अब लिखो, आंसर में लिखना, दोनों को ऐसे चार्ट बनाओ, उसमें लिखना एलिमेंट्री या प्राथमिक अभिक्रिया में ऐसी अभिक्रियाएं जो एक ही पद में संपन्न हो जाती है, ऐसी अभिक्रियाएं जो एक ही पद में संपन्न हो जाती है उसको एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। नीचे ये एग्जांपल चिपका देना, ए से डी बना देना सीधा, ठीक है। चलो उधर चलो, ऐसी अभिक्रियाएं जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है, ऐसी अभिक्रियाएं जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है कॉम्प्लेक्स या जटिल रिएक्शन कहलाती है। और ये एग्जांपल इसके नीचे चिपका देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब कर दिया तो ठीक है भाई, थैंक यू। जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट बुक से ही अपना लिख लिया करो भाई।